बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्रग एक्ट 1976 के की पॉइंट्स। इसके की पॉइंट्स में इंक्लूडेड होगी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किस किस गवर्नमेंट की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, फेडरल गवर्नमेंट की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई स्पेसिफिक डेट्स उसमें पढ़ी जाएंगी, पेनल्टीज़ जो है जो सेक्शन 27 की है वो कौन कौन सी हैं, उस पर क्या क्या जो है वो आपको फ़ाइन हो सकते हैं, ठीक है, कितनी पनिशमेंट होती है, मतलब ऑल एवरीथिंग अबाउट द ड्रग एक्ट 1976। इसमें जो की पॉइंट्स है, जो एमसीक्यूज पॉइंट्स आप इसको कह सकते हैं, जो आप लोगों ने टेक होम मैसेजेस जो होते हैं किसी भी आप चीज़ से लेके जाते हैं, वो ये इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रेगुलेशन एंड द प्रोहिबिशन ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, जो इम्पोर्ट होती है ना ड्रग की, वो आपकी कंट्री में यानी कि वो ड्रग आना है, ठीक है, तो उसको कौन डील कर रहा होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। इसी तरह जो इसके अलावा जो रेगुलेट भी करेगी और अगर प्रोहिबिट करना होगा किसी की इम्पोर्ट को, किसी भी ड्रग की इम्पोर्ट को, तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेगुलेशन ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग। अब कोई ड्रग जो है वो बनेगी या नहीं बनेगी, इसकी जो मैन्युफैक्चर जो है वो अलाउ करना और उसका ओवरऑल प्रोसीजरिंग वगैरह जितना भी होगा वो कौन करेगा, वो भी फेडरल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन किसके थ्रू, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के थ्रू। यानी ये लाइसेंसिंग बोर्ड जो है वो लाइसेंस देगी मैन्युफैक्चर करने का, ठीक है। अब इस सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड में जो अगर हम लोग बात करें मेंबर्स कौन कौन से होंगे, मेंबर्स जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी होंगे और फेडरल गवर्नमेंट से भी होंगे, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने, ये दो की पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद आ जाता है रेगुलेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द ड्रग, यानी कि एक ड्रग की सेल्स को कौन सी गवर्नमेंट जो देख रही होगी, फेडरल गवर्नमेंट देख रही होगी या प्रोविंशियल देख रही होगी, ठीक है, या दोनों देख रही होंगे। मतलब आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये अब यहाँ पर क्या है, रेगुलेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द ड्रग। तो रेगुलेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द ड्रग कौन उसको रेगुलेट कर रहा होता है, जो सेल्स ऑफ द ड्रग है उसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिम्मेदार होते हैं, यानी कि हर प्रोविंस में जो भी सेल होगी ड्रग की वो कौन कर रहा होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेक्शंस नहीं मेंशन किए, अभी हम लोग जो है सेक्शंस को भी देखेंगे कि इस ओवरऑल एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, उनके हम नंबर भी याद करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ये की पॉइंट्स देख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, हम लोगों ने देख लिया कि इंपोर्ट को कौन डील कर रहा है, हमने देख लिया कि मैन्युफैक्चर को कौन डील कर रहा है और सेल्स को कौन डील कर रहा है। उसके बाद ड्रग की रजिस्ट्रेशन, एक पर्टिकुलर ड्रग की रजिस्ट्रेशन के उसको कौन डील करेगा, वो डील करेगा रजिस्ट्रेशन बोर्ड, और रजिस्ट्रेशन बोर्ड को कौन सेटअप करेगा, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ही सेटअप करेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड है ये रिपोर्ट करेगा टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अबाउट द रजिस्ट्रेशन एज वेल एज द कैंसिलेशन ऑफ एनी रजिस्टर्ड ड्रग, ठीक है। अब कोई भी जो है वो गवर्नमेंट, अगर रजिस्ट्रेशन बोर्ड कोई भी ड्रग को रजिस्टर करता है तो वो किसको बताएगी, मतलब बनाया उसको फेडरल गवर्नमेंट में है, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको बनाया, लेकिन अगर वो किसी भी ड्रग को रजिस्टर कर दिया तो क्योंकि हर ड्रग एक पर्टिकुलर एरिया में होगा और उसके लिए प्रोविंसेस वो जो एक एरिया में होगा और उस एरिया को यानी उस प्रोविंस को कोई ना कोई डील कर रहा होगा, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको डील कर रही होगी, ठीक है। तो अब जो है वो रिपोर्ट करेगी, यानी वो बताएगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि मैंने इस ड्रग को रजिस्टर्ड किया है, और अगर किसी ड्रग की रजिस्ट्रेशन हुई भी और उसको वो कैंसिल कर रही है, रजिस्ट्रेशन बोर्ड उसको कैंसिल कर रहा है, तो वो भी ये इस बात को भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नोटिफाई करेगी। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी जो है वो स्टेप्स लेगी कि जो कंप्लाइंस हैं उनके, मतलब जो कंडीशन है उनके साथ कंप्लाइंस हो, मतलब जो रजिस्ट्रेशन जिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई है किसी भी ड्रग की, उनसे जो है वो कंप्लाइंस हो, ठीक है ना, मतलब उन कंडीशंस को जो है वो फॉलो किया जाए, ठीक हो गया हमारे पास ये बात। तो हम लोगों ने देख लिया कि एक ड्रग की मैन्युफैक्चर को कौन डील कर रहा है, उसकी इंपोर्ट को, उसकी रेगुलेशन ऑफ सेल्स को और उसकी रजिस्ट्रेशन को कौन कौन जो है वो गवर्नमेंट्स डील कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है पाकिस्तान की नेशनल फार्मूलरी। अब पाकिस्तान की नेशनल फार्मूलरी जिसमें सारे ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन होगी, वो कंपाइल भी फेडरल गवर्नमेंट में करेगी और पब्लिश भी उसको फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। मतलब फेडरल गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पाकिस्तान नेशनल फार्मूलरी की कंपाइलेशन के लिए एंड पब्लिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एपिलेट बोर्ड। अब एपिलेट बोर्ड क्या चीज़ है, हम लोग ये देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मेंबर्स देगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट दोनों के, ठीक है, और जो है वो एक एपिलेट बोर्ड बनाएगी, ठीक है। अब एपिलेट बोर्ड जो है वो जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी केसेस हैं, उनको वो डील करेगी, ठीक है, और ये हर महीने मतलब बैठा करेगी, हर महीने ये जो है वो बैठा करेगी और केसेस जो है वो डिसाइड करेगी, जो भी केसेस होंगे उनको डिसाइड करेगी, ठीक है। जो भी डिस्प्यूटेड केस होंगे, जैसे हम लोग कहते हैं कि सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड से, रजिस्ट्रेशन बोर्ड से या लाइसेंसिंग, बल्कि इन दोनों से सिर्फ, ठीक है। जो एपिलेट बोर्ड है ना वो किन केसेस को देखेगी, वो केस जो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड एग्रीव्ड है फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ठीक है, इनके डिसीजन से जो है वो एग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है। तो वो किसके पास अपना केस लेके जाएगा, वो एपिलेट बोर्ड के पास लेके जाएगा, और एपिलेट बोर्ड हर महीने जो है वो मीटिंग रखेगी और जो भी फैसला होगा, जिस भी वो केस को लेगी, उसको 60 डेज के अंदर जो है वो सॉल्व करेगी, ठीक है। तो ये 2-3 एमसीक्यूज इसमें हो गए कि ये
बनाएगा कौन, फेडरल गवर्नमेंट। मेंबर कहाँ से होंगे, दोनों गवर्नमेंट से। हर महीने बैठेगी, यानी एवरी 30 डेज वो जो है वो बैठा करेगी और 60 डेज के अंदर वो रिजॉल्व करेगी। डिस्प्यूटेड केस किसके लेगी, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड और रजिस्ट्रेशन बोर्ड के। ठीक है, अब ये आ जाती है हमारे पास लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जो डिस्प्यूटेड केस होंगे वो प्रोविंशियल एपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे। ठीक है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है वो सेटअप किए होंगे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी से जो भी डिस्प्यूटेड केस आएगा वो कहाँ पर जाएगा, प्रोविंशियल एपीलेट अथॉरिटी में जाएगा। ठीक है, और वो किसने सेटअप की है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सेटअप की है। ठीक होगी मेरे पास ये बात। उसके बाद आ जाती है एक्सपर्ट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी वो होगी जो कि मतलब जो डिफरेंट डिसीजन लेगी अबाउट द ड्रग्स के बारे में, जो भी ड्रग्स की जो होगी वो उसकी टेस्टिंग वगैरह एंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ड्रग्स जो होगी वो जो है वो कमेटी बैठा करेगी। और वो कौन सेटअप करेगी, वो द फेडरल गवर्नमेंट सेटअप करेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है PQCB, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब ये प्रोविंशियल क्योंकि क्वालिटी PQCB है तो वो कौन सेटअप करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप करेगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि ये रिपोर्ट जो है वो किसको सबमिट करवाएगी, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है ना, PQCB को सेटअप। ठीक है, और PQCB जो है वो हर महीने जो भी डिसीजन लेगी या जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होंगी वो फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी कि हमने इस महीने ये काम किया है, हमने इस महीने ये डिसीजंस लिए हैं। ठीक हो गया हमारे पास ये बात। उसके बाद आ जाती है जो प्राइजेस है वो कौन फिक्स करेगा, कि मैक्सिमम प्राइस किसी भी ड्रग की क्या होगी, वो फेडरल गवर्नमेंट में डिस्कस करेगी। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ द मैक्सिमम प्राइजेस ऑफ द ड्रग। ठीक है, जिसपे वो जो ड्रग है वो सेल होगी। ठीक हो गया हमारे पास ये बात। तो ये भी हमारे पास पॉइंट हो गया कि फेडरल गवर्नमेंट का और क्या काम है, मतलब पावर्स को फिक्स करना, वो प्राइजेस को फिक्स करना, आपकी इम्पोर्ट को डील करना। उसके अलावा आ जाता है, उसके बाद आ जाती है पावर्स हम लोगों ने बात कर ली। अच्छा, हम लोगों ने बात कर रहे थे कि जो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट और क्या क्या काम करेगी, यानी इंपोर्ट को फेडरल गवर्नमेंट देख रही है, आपके मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स, जो आपके ड्रग्स जो है वो मैन्युफैक्चर होंगे उनको फेडरल गवर्नमेंट देख रही है, जो सेल्स है उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख रही है। ठीक है ना, सेल्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख रही है। फिर जो रजिस्ट्रेशन होगी ड्रग की वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो सेटअप किया है। जो नेशनल फॉर्मुलरी वो भी फेडरल गवर्नमेंट सेटअप कर रही है। एपीलेट बोर्ड वो भी फेडरल गवर्नमेंट सेटअप कर रही है। एक्सपर्ट कमेटी भी फेडरल गवर्नमेंट, PQCB सेटअप करती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो मैक्सिमम प्राइजेस है वो फेडरल गवर्नमेंट सेट करती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास दो तरह के इंस्पेक्टर होते हैं हमारे, जो एक हमारे कंट्री में जो ड्रग्स को जो है वो उसकी चेकिंग करते हैं और चेकिंग बैलेंस रखते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है ना, प्रीमिसेस वगैरह को, वो हमारे पास फेडरल इंस्पेक्टर आ जाता है और प्रोविंशियल इंस्पेक्टर आ जाता है। और इसी तरह गवर्नमेंट एनालिस्ट जो हमारे पास फेडरल का होता है और एक प्रोविंशियल का होता है। और इसी तरह जो उसके जो असाइन करने वाले, जो मतलब उसके जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो फेडरल गवर्नमेंट जो होगी वो फेडरल का जो है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट रखेगी और इंस्पेक्टर रखेगी। और इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उसके रखेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये होगी बात, हमारे जो मेन की पॉइंट्स थे 13 वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं आगे फर्दर की पॉइंट्स की तरफ। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ के पास पावर होंगी इंस्पेक्टर की। अभी हम लोग पावर ऑफ द इंस्पेक्टर्स पढ़ते हैं सेक्शन 19 में। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन 18 में हम लोग पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर को पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर्स होते हैं। अब और कुछ अथॉरिटीज़ भी ऐसी हैं जिनके पास ये पावर्स होंगी, और वो कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं। सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के पास पावर ऑफ इंस्पेक्टर होगी, एपीलेट बोर्ड के पास, रजिस्ट्रेशन बोर्ड के पास एंड PQCB के पास जो है वो पावर ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब जो इंस्पेक्टर को पावर्स हासिल हैं वो इनको भी हासिल होंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जो प्रोविंशियल इंस्पेक्टर जो है वो क्या जो रेफर के वो करेगा, जो केस है जो भी उसके पास जो केस आएगा, ठीक है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो है वो करेगा। ठीक है ना, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अनलेस अदरवाइज कि कोई और बोर्ड जो है वो स्पेसिफाइड होगा, मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दी जाए कि आपने इसको करना है। ठीक है, इसी तरह जो फेडरल इंस्पेक्टर होता है ना वो रेफर करेगा केस किसको, CLB को और रजिस्ट्रेशन बोर्ड को, मतलब वो केस किसको रेफर करेगा, वो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को करेगा। ठीक है ना, जबकि हमारे पास जो प्रोविंशियल इंस्पेक्टर है वो किसको कर रहा था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कर रहा था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर की भी और बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है हमारे पास कि इंस्पेक्टर जब आपके पास अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है वो सैंपल्स देता है किसी भी रिटेलर से या किसी भी मैन्युफैक्चरर से, तो वो कितने हिस्सों में उसको डिवाइड करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ आ जाता है। ठीक है ना, जो इंस्पेक्टर है वो 5 हिस्सों में डिवाइड करता है जो भी सैंपल लेता है रिटेलर से। ठीक है, 5 हिस्सों में डिवाइड करके किस किस को देता है, एक तो रिटेलर को देता है जिससे उसने सैंपल लिया होता है, दूसरा वो देता है DTL को, यानी कि जो ड्रग टेस्टिंग लैब है उसको देता
देता है, यानी कि क्या क्या कह सकते हैं हम लोग, गवर्नमेंट एनालिस्ट को भिजवाता है। तीसरा सैंपल वो भिजवाता है PQCB को, ठीक है। और चौथा सैंपल वो भिजवाता है वारंटर को, जिसने वारंटी दी होती है, आप लोग कह लो डिस्ट्रीब्यूटर कह लो या वारंटर कह लो, ठीक है। और पांचवा सैंपल वो भिजवाता है नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर को भी, ठीक है। ये हमारे पास बात हुई। ये इसने 5 सैंपल, जो 5 पोर्शन किसको किसको भिजवाई, ये रिटेलर से लेकर इन लोगों को भिजवा दिया, ठीक है ना। एक तो रिटेलर को दे दिया। फिर आ जाता है मैन्युफैक्चरर से, अगर वो मतलब किसी इंडस्ट्री से जाकर सैंपल लेता है तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा। एक मैन्युफैक्चरर को ही दे देगा, जैसे यहाँ रिटेलर को दिया था। एक ये देगा DTL को, यानी गवर्नमेंट एनालिस्ट को भिजवाएगा, और एक PQCB को भिजवाएगा। ठीक हो गया हमारे पास ये बात। उसके बाद आ जाता है, जब ये गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास ये जाएगा सैंपल, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट उसको टेस्ट करेगा, और वो कितने देर में सैंपल की जो है वो रिपोर्ट बना के भेजेगा। जो गवर्नमेंट एनालिस्ट जैसे ही उसको सैंपल रिसीव होगा, वो 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करवाएगा क्वाड्रुप्लिकेट में। क्वाड्रुप्लिकेट यानी कि 4 हिस्सों में वो उसको करेगा, और किस किस हिस्सों में को जो है वो कहाँ कहाँ भिजवाएगा। एक तो वो उस पर्सन को भिजवाएगा जिससे सैंपल लिया गया था, बेशक वो रिटेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी हो, ठीक है। दूसरा जो है वारंटर को, जिसने वारंटी दी थी उसको, मतलब जो उस ड्रग की जो है वारंटी क्लेम कर रहा है कि हाँ ये किसी तरह से भी जो है वो कॉन्ट्रावेन नहीं कर रही सेक्शन 23 को, ठीक है ना। तो ये एक वारंटर को भिजवाएगा। तीसरा सैंपल ये भिजवाएगा जो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को, रजिस्ट्रेशन बोर्ड या PQCB को, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि कौन सा बोर्ड स्पेसिफाइड है उस केस में, ठीक हो गया। और चौथा वो अपने पास ही रखेगा कि इन केस किसी भी किस्म की प्रोसिक्यूशन करनी हो, किसी भी किस्म की आगे फर्दर करनी हो डीलिंग, तो उसके पास एक प्रूफ अपने पास भी हो कि उसने क्या रिपोर्ट बनाई थी और किस रिपोर्ट को जो है वो कहाँ किसको जो है वो सबमिट करवाया, ठीक है। मतलब उसके पास जो ड्रग है, जो उसका रिजल्ट आया ना कि आइदर ये वो कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रावेन कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके पास अपने भी एक रिपोर्ट का सैंपल मतलब होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अब जो हमारे पास वारंटर या रिटेलर, अगर वो इस बंदे की जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं होता, तो वो अपील करेगा विद इन द 30 डेज में जो है वो अपील करेगा। किसको? सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को भी कर सकता है, PQCB को भी कर सकता है, रजिस्ट्रेशन बोर्ड को भी कर सकता है, और ड्रग कोर्ट को भी कर सकता है। मतलब वो स्पेसिफाइड होगा, कोर्ट हर केस में जो है वो स्पेसिफाइड होगा कि अगर आप जो है इस फैसले से कोई मसला, फॉर एग्जाम्पल किसी रिटेल से जो है सेटअप से कोई इंस्पेक्टर एक वो उठाता है, सैंपल उठाता है किसी मेडिसिन का, ठीक है, और वो मेडिसिन ड्रग टेस्टिंग लैब में जाके जो है वो सुपोरियस निकल आती है, या आप लोग कह लो कि वो अडल्टर्ड निकल आती है मेडिसिन, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, और वो रिपोर्ट उसके पास जाएगी रिटेलर के पास। अब रिटेलर कहता है कि मेरी ये रिपोर्ट जो है वो फेक है, या फिर इस रिपोर्ट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो अब वो कहाँ अपील कर सकता है? वो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड पर भी कर सकता है, PQCB को भी कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो बोर्ड जो है वो मैंशन होगा, ठीक हो गया हमारे पास ये बात। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फेडरल इंस्पेक्टर अकॉर्डिंग टू द क्लोज H ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 23, ठीक है ना, एंड सेक्शन 24, और एनी सेक्शन जो रिलेट करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, मैन्युफैक्चर को, या सेल ऑफ ऐसे ड्रग जो अनरजिस्टर्ड है, उसको मतलब जो है वो डील करेगा फेडरल इंस्पेक्टर। मतलब क्लोज H जो होगी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 या सेक्शन 24, या कोई भी सेक्शन जो कि मतलब कोई भी सेक्शन जो कि रिलेट कर रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर से, या सेल ऑफ द अनरजिस्टर्ड ड्रग से, मतलब कोई भी सेक्शन जिसमें इनकी पनिशमेंट या इनका जो है रूल्स बताए गए हैं, ठीक है ना, वो अगर वो उनको देखता है कि इनसे जो है वो कॉन्ट्रावेंशन हो रही है, ठीक है ना। सेक्शन 23 के हमारे पास प्रोहिबिशन का सेक्शन है, ठीक है, इनसे कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, तो फेडरल इंस्पेक्टर जो है वो इसको डील करेगा, ठीक है ना। फेडरल इंस्पेक्टर जो है वो फिर होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो डीलिंग करेगा सारा जो उसको करना है, जो भी उसने सैंपल लेना है, जो भी उसने रिपोर्टिंग करनी है, वो फेडरल इंस्पेक्टर करेगा। मतलब ये सेक्शन जो हैं, ये क्लॉजेज, ये आपने याद रखनी है। और खासतौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, मैन्युफैक्चर की बात हो रही है, तो आप लोगों ने खासतौर पे याद रखना है, क्योंकि ये फेडरल के जिम्मे आता है ये सारा मामला, ठीक है। ओके, नाउ कम्स टू वर्ड द पेनल्टीज जो है वो सब सेक्शन 27 है, ठीक है, ड्रग एक्ट 1976 का। इसमें जो है वो आपके पास 4 सब सेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, और हर सब सेक्शन के अंदर जो है वो डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट पनिशमेंट है एंड फाइन्स हैं। अच्छा, तो सबसेक्शन 1 के अगर हम लोग अगर देखें, उसमें क्या है कि अगर किसी भी सुपोरियस ड्रग की सेल्स, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर या एक्सपोर्ट की जाए, ठीक है, नंबर 1 ये पॉइंट हो गया। दूसरा, मैन्युफैक्चर किया जाए बेचने के लिए विदाउट लाइसेंस, मतलब लाइसेंस के बगैर मैन्युफैक्चर कर रहा है कोई भी बंदा, ठीक है ना, कि वो इस ड्रग को बेच दे, ठीक है ना, या फिर इंपोर्ट कर रहा है विदाउट लाइसेंस, ठीक है, तो उसको क्या सज़ा होगी? उसको सज़ा होगी कम से कम 3 साल की, और मैक्सिमम जो है वो 10 ईयर्स की, मतलब नॉट लेस देन 3 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 10 ईयर्स विद एंड
विद फाइन, जो कि फ़ाइन प्लस होगा उसका 1 लाख रुपया जो फ़ाइन पड़ेगा उसको, ठीक है। और ये भी साथ में मेंशन कर देते किया जा रहा है कि अगर ड्रग कोर्ट चाहे कि वो टेन्योर को जो है वो कम करे, ठीक है ना, जो टर्म है 3 साल की उसको कम करे, तो फिर वो कम कर सकते हैं, मतलब ड्रग कोर्ट की एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सब सेक्शन 1 में ये पूछा जा सकता है कि सुपोरियस ड्रग जो है उसकी पेनल्टी किस सब सेक्शन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना। तो सुपोरियस ड्रग की सब जो पेनल्टी है सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और सज़ा हमने बता दी इसकी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कि अगर आप इंपोर्ट करो, मैन्युफैक्चर करो या सेल करो कोई भी काउंटरफीट ड्रग, ठीक है ना, कोई भी जाली ड्रग, किसी को भी जो है वो आप फॉल्स वारंटी दो या इनकरेक्ट या फिर इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मतलब वारंटी पे हो परचेजर को, ठीक है ना, आपने ये दी या फिर आपने अप्लाई किया या अप्लाई करने दिया, ठीक है ना, कोई भी फॉल्स वारंटी यानी कि वारंटी किसी और ड्रग की थी और आपने अप्लाई किया या अप्लाई करने दिया किसी और ड्रग पे कि ये इस ड्रग की वारंटी है, ठीक है ना, ये कंडीशन हो गई। तीसरा आ जाता है मैन्युफैक्चर किया, इंपोर्ट किया या सेल किया कोई भी ऐसा ड्रग अंडर द नेम अदर देन द रजिस्टर्ड नेम, मतलब रजिस्टर्ड जो ड्रग था वो कोई और था और उसके बहाने या उसके उसको क्या कहते हैं कि उसके जो है ना वो छुपाते हुए कि ये जो है वो असल को छुपाते हुए आपने किसी और के नाम रखकर जो है वो कोई और ड्रग जो है वो दे दिया, ठीक है। रजिस्टर्ड ड्रग कोई और था, लाइसेंस किसी और को था, किसी और ड्रग को मिला हुआ था और आपने बेचा कोई और या फिर आपने इंपोर्ट कोई और किया या फिर आपने मैन्युफैक्चर कोई और किया, ठीक है ना। इंपोर्ट भी बाजू का लोग कोई और ड्रग कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन उनको किसी और ड्रग की मिली होती है, लाइसेंस, और कोई और जो है वो रजिस्टर्ड नाम जो रजिस्टर्ड नेम है ना किसी और नाम से वो उसको कर देते हैं, सेल कर देते हैं, किसी और नाम से उसको इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब जो रजिस्टर्ड नेम होता है उसके अलावा कोई और नाम से जो है वो उसको कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो सेल कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई भी अडल्टर ड्रग, ठीक है ना। तो उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी, कम अज़ कम जो है वो 7 साल की उसको पनिशमेंट मिलेगी विद और विदाउट फाइन, जो कि तकरीबन जो है वो 1 लाख होगा, 1 लाख या इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 1 लाख जो होगा उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के हवाले से कि काउंटरफीट जो ड्रग है उनकी पनिशमेंट क्या है, ठीक है ना, उसको कौन से सबसेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है ना, या फिर अडल्टर ड्रग को या फॉल्स वारंटी को, ठीक है ना, किसके सबसेक्शन के हिसाब से वो उसको सजा मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है तीसरा सबसेक्शन के ऑब्स्ट्रक्ट एन इंस्पेक्टर, किसी भी आप इंस्पेक्टर को रोकोगे फ्रॉम डूइंग एनी वर्क, जो भी उसको उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको काम करने से अगर आप रोक रहे हो तो आपको 1 साल की सज़ा विद और विदाउट फाइन ऑफ द 10,000 रुपीज़ आपको फाइन पड़ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि एनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, ठीक है, हुएवर हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ कॉन्ट्रावेन एनी प्रोविजन, ठीक है ना, कोई भी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब कोई भी प्रोविजन को जो है वो तोड़ता है तो उसको क्या सज़ा मिल रही है, 5 साल, ठीक है, या विद और विदाउट फाइन ऑफ द 50,000 रुपीज़, ठीक हो गया हमारे पास। तो ये 4 सबसेक्शन हम लोगों ने देख लिए कि सब सेक्शन 27 के पेनल्टीज़ का सेक्शन है और इसके 4 सब सेक्शन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए कि एक की पॉइंट्स उनमें क्या है और क्या पनिशमेंट है और क्या उनके फाइन्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सब्सिक्वेंट ऑफेंस, मतलब सब्सिक्वेंट ऑफेंस में इस लिहाज से कि अगर आपने पहले जो है वो सबसेक्शन 1 में कोई गलती, मतलब सबसेक्शन 1 में आपको जो है वो सज़ा मिली हुई है सेक्शन 27 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, आप ऑलरेडी ये जुर्म कर चुके हो और आप दोबारा से वो कर रहे हो, ठीक है ना, यानी कि दोबारा से वही ऑफेंस कर रहे हो अगर आप सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, तो दोबारा से वो सब्सिक्वेंट ऑफेंस है तो अब क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है और द इम्प्रिजनमेंट विच इज़ नॉट लेस देन 5 years प्लस फाइन अप टू 2 लाख रुपीज़, ठीक है ना। तो ये हो गया। और अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस होगा फॉर सबसेक्शन 2 के लिए तो जो पनिशमेंट होगी वो नॉट लेस देन 2 years होगी और नॉट और मोर देन 10 years, ठीक है ना, मतलब 2 साल से कम नहीं होगी और जो है 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी विद और विदाउट फाइन ऑफ द 2 लाख रुपीज़, ठीक है। और अगर सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आपका मतलब सब्सिक्वेंट ऑफेंस है तो आपको सज़ा हो सकती है 7 साल की विद और विदाउट फाइन ऑफ द 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया पेनल्टीज, फर्स्ट ऑफेंस क्या था, ठीक है, और सब्सिक्वेंट ऑफेंस क्या था, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया इसका जो ड्रग एक्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेनल्टी का, सेक्शन 27 ऑफ द ड्रग एक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे।
ओके, अब एक और जो हमारे पास सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है ड्रग कोड का, ठीक है ना। ड्रग कोड का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 31 है, इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया है। अब ड्रग कोड कौन इस्टेब्लिश करता है? फेडरल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। इसके मेंबर्स कौन होते हैं? एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर्स होते हैं एक्सपर्ट ऑफ द मेडिकल या फार्मास्यूटिकल फील्ड के, वो एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब उनका क्राइटेरिया ये है। और अगर हम लोग बात करें कि क्वारम, यानी कि अगर कोई भी ड्रग कोड जो है वो बैठता है किसी भी फैसले को जो है, किसी भी मामले को डिसाइड करने के लिए, किसी भी केस का फैसला लेने के लिए, तो उसका क्वारम क्या होगा मीटिंग का? एक तो चेयरमैन को बैठना जरूरी है। अब क्योंकि 2 मेंबर है तो उनमें से कोई भी एक मेंबर जो है वो बैठ जाए तो आपका जो ड्रग कोड का क्वारम है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को हम लोगों ने याद रखना है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर किस ईयर का है? 1898 का। और यहाँ पर ये क्यों मेंशन है? यहाँ पर ये इसलिए मेंशन है कि ड्रग कोड का कोई भी फैसला, कोई भी अगर हम लोग बात करें कि कोई भी मैटर जिसमें इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो रूलिंग मौजूद नहीं है, तो फिर ड्रग कोड किसको फॉलो करेगा? वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो करेगा, जिसका ईयर क्या है? 1898। और ये भी इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसका सब सेक्शन 7, इसकी बात हो रही है। सब सेक्शन 7, अगर किसी भी पर्सन को जो है वो ड्रग कोर्ट से कोई मसला है तो वो फिर किसको अपील करेगा? वो हाई कोर्ट में अपील करेगा विद इन 30 डेज, ठीक है ना। और अगर उस टाइम जब फैसला लेने लगेंगे तो जो जजेस का पैनल होगा वो 2 से कम का नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2 जजेस जो है वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इस अपील की प्रोविजन, इस अपील पर प्रोविजन कौन सी अप्लाई होगी? प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 5 एंड सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 शैल बी एप्लीकेबल टू द अपील रेफर्ड इन सबसेक्शन 7। मतलब इस सबसेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई अपील करता है तो उस पर इसकी प्रोविजंस जो है वो अप्लाई होंगी सेक्शन 5 एंड सेक्शन 12 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 की, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कस्टम के हवाले से हम लोग बात करें अगर, ये कस्टम के जो है वो क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कस्टम का ओवरऑल जो है वो कौन डील कर रहा होता है। कस्टम एक्ट जो है वो 1969 4 ऑफ 1969, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या किस चीज़ को डील करता है? इम्पोर्ट ऑफ द ड्रग, ठीक है ना। इम्पोर्ट ऑफ द ड्रग जो है वो इसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। और जो कस्टम ऑफिसर है या फिर फेडरल इंस्पेक्टर, अगर उसको शक पड़ता है कि कोई भी ऐसा बॉक्स जो बाहर से आया है, इम्पोर्ट हुआ है, उसमें कोई भी ऐसा ड्रग है जिसकी जो इम्पोर्ट है वो प्रोहिबिटेड है इस ड्रग के अकॉर्डिंग, तो वो डिटेन कर लेगा उस पैकेज को, ठीक है ना। और वो रिपोर्ट करेगा किसको? वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा। क्यों रिपोर्ट करेगा? क्योंकि उसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि ये आइदर ड्रग की जो है इम्पोर्ट अलाउ है या प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है पब्लिकेशन ऑफ द ऑफेंडर्स नेम। अगर कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी ऑफेंस करता है, ठीक है, तो वो जो आपके पास ड्रग कोड है वो उस बंदे का नाम, उसके घर का एड्रेस, उसका ने और कौन सा ऑफेंस किया और उसकी क्या पेनल्टी है, उसको पब्लिश कर सकती है किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी दूसरी तरह से लोगों को बताने के लिए, ठीक है ना, कि ये चीज़ जो है वो गलत हुई है, ठीक है ना। तो ये पब्लिकेशन ऑफ ऑफेंडर का भी हमें पता चल गया कि पब्लिकेशन ऑफ द ऑफेंडर की कौन कौन सी चीज़ें जो है क्रेडेंशियल क्या क्या मेंशन की जाती हैं एक पब्लिकेशन के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है इंस्पेक्टर टू बी द पब्लिक सर्वेंट। अब एक इंस्पेक्टर जो है वो पब्लिक सर्वेंट होता है, ये हमें किस एक्ट के अकॉर्डिंग पता चलता है? हमें सेक्शन 27 और पाकिस्तान पीनल कोड एक्ट, पाकिस्तान पीनल कोड एक्ट कौन सा है? 45 ऑफ 1860, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, पाकिस्तान पीनल कोड के अकॉर्डिंग इंस्पेक्टर जो है वो पब्लिक सर्वेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन एंड पे आते हैं रिपील्ड एक्ट्स। रिपील्ड एक्ट्स कौन कौन से थे? मतलब इस एक्ट के आने से पहले जो है कौन कौन से एक्ट जो है वो रिपील्ड हो गए, मतलब इस एक्ट के आने से कौन कौन से एक्ट जो है वो रिपील्ड हुए। एक्ट ड्रग एक्ट 1940 का जो था, ड्रग एक्ट जो 1972 का था, इसके अलावा जो ड्रग ऑर्डिनेंस आई थी 1976 की, ये सारे रिपील्ड हो गए एक्सेप्शन ऑफ द इसके कुछ जो है वो सबसेक्शन थे, सबसेक्शन 1 आई थिंक, तो वो जो है वो नहीं हुआ, बाकी सारे जो है वो रिपील्ड हो गए इस ड्रग एक्ट के आने से, ठीक है। अब जो हमारे पास आ जाते हैं पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आफ्टर हैविंग व्यू ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आपको आइडिया हो गया होगा काफ़ी ज़्यादा कि पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के क्या है और फेडरल गवर्नमेंट क्या है, इसलिए स्टिल मैं एक कंपैरिजन जो है आपको वो सामने लाती हूँ ताकि हम एक दफ़ा रिकॉल कर सकें कि हमने क्या पावर्स पढ़ी हैं। ओके, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट क्या है। फेडरल गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो 44 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। जो भी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सेटअप करती है प्रोसीजर, फीस, फंक्शन, फॉर्म ऑफ द लैब्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। मतलब फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आने वाली जितनी भी लैब्स होती हैं उनका क्या प्रोसीजर होगा, क्या फीसिस होंगी उनकी, क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे, उनके फॉर्म्स क्या होंगे, वो सब कुछ ये
सेट करता है, फेडरल गवर्नमेंट सेट करती है। और इसके अलावा जो भी फेडरल ड्रग टेस्टिंग लैब जो सेटअप होगी सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग, उसको भी देखती है। सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग जो कि रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट है, या सेक्शन 33 जिसमें कि हम लोग लॉस पढ़ते हैं रिलेटिंग टू द कस्टम एंड द पावर्स ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कस्टम, ठीक है ना। उसमें जो भी लैब हम लोगों ने सेटअप करते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो लैब सेटअप होती है ना उनके ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए, वो सारी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो भी स्पेसिफिकेशंस होंगी और मेथड टू कंफर्म द स्पेसिफिकेशन, ये भी मतलब जो ड्रग की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस होती है ना, उन सबको भी जो है वो जिनके अकॉर्डिंग ड्रग को टेस्ट किया जाता है या बनाया जाता है, उनको और उनके मेथड को फेडरल गवर्नमेंट जो है वो देखेगी, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ होते हैं पॉइजन, जो असल में होते ड्रग्स ही हैं लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट में वो एज अ ड्रग के तौर पे यूज़ होते हैं, और अगर उस क्वांटिटी को एक्सीड कर जाए तो वो पॉइजन होते हैं। जैसे हम लोग शेड्यूल ई देखते हैं, उसमें कुछ ड्रग्स मेंशन है जिनको पॉइजन कहा जाता है, लेकिन वो होते ड्रग्स। जैसे इंसुलिन आप देखो, ठीक है ना, वो पॉइजन में आता है, शेड्यूल ई में आता है। क्यों? क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकता है एक नॉर्मल पर्सन में, ठीक है ना। तो उसकी जो मैक्सिमम प्रोपोर्शन है, मतलब हर चीज़ की जो भी शेड्यूल ई में है या जो भी ड्रग्स हैं जो एज अ पॉइजन के तौर पे काम कर सकते हैं, उनका मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो है, या जो भी दूसरे सब्सटेंसेस हैं जो ऐड किए जाते हैं, जैसे आप समझ लो एज अ व्हीकल जो होते हैं, जैसे अल्कोहल या पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल या डाइथाइलिन ग्लाइकोल, ये इन सब की प्रोपोर्शन एक सिरप वगैरह में ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है? फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। फिर इसके अलावा प्रिस्क्राइब करेगा क्लास ऑफ ड्रग, उसकी टेस्टिंग, उसका प्रोसीजर एंड कंडीशन एंड द फॉर्म फॉर विच, या जिसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसके लाइसेंस रिक्वायर्ड है, मतलब जिस ड्रग की या क्लास ऑफ द ड्रग की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है, उसका सारा प्रोसीजर, उसकी टेस्टिंग, उसकी कंडीशन, उसका फॉर्म, हर चीज़ वो जो है फेडरल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। और इसी तरह वो इंपोर्ट किस जगह पे होगी वो भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करती है, ठीक है। इसके अलावा प्रिस्क्राइब करती है फॉर्म्स, कंडीशन एंड फीसिस ऑफ द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, ठीक है ना। मतलब लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर देने के लिए क्या फीस होगी, क्या फॉर्म होगा, कंडीशन क्या होंगी, हर चीज़ फेडरल गवर्नमेंट देख रही है। फिर वो रिक्वायर करेगा डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द एक्सपायरी टू बी मेंशन ऑन द लेबल एंड द कंटेनर, ठीक है ना। मतलब फेडरल गवर्नमेंट ये रिक्वायर करती है कि एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो लेबल में मैंशन होनी चाहिए। और इसी तरह जो है ना वो कंडीशन ऑफ पैकेजिंग जो है वो सारी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बताती है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है वो रेगुलेट करता है मोड ऑफ पैकेजिंग, और पैकेजिंग का साइज़ क्या होगा, उसका मटेरियल कौन सा यूज़ होगा, इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर कौन सी लगेगी, और लीफलेट क्या मौजूद होगा और उसके ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब हर चीज़ फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट रिक्वायर करती है कि जेनेरिक और ब्रांड दोनों मेंशन हो, ठीक है ना। इसी तरह वो प्रिस्क्राइब करती है रिक्वायरमेंट एंड द कंडीशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम लोग देखें फेडरल गवर्नमेंट क्या है, वो कंडीशन बताती है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सेल्स प्रमोशन ऑफ द सैंपल, ठीक है ना। मतलब जो सैंपल्स की जो सेल्स प्रमोशन करनी है उसके लिए कंडीशंस बताएगी, ठीक है ना। मतलब जो जिन सैंपल्स को एज अ सेल्स प्रमोशन के तौर पर यूज़ करना है, उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना, और ईच एंड एवरीथिंग वो फेडरल गवर्नमेंट बता रही है। फिर एक नए ड्रग को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वो भी फेडरल गवर्नमेंट बताएगी प्रोसीजर। फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड और रजिस्ट्रेशन बोर्ड, मतलब इसके जो मेंबर्स होंगे उनका क्या टर्म होगी, किन कंडीशंस पे वो आएंगे, वो सारा कुछ फेडरल गवर्नमेंट बताएगी, ठीक हो गया ना। सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड और रजिस्ट्रेशन बोर्ड ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग के लिए कौन सा फॉर्म है, क्या कंडीशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हर चीज़ जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट बताती है। मतलब ये की पॉइंट्स हैं, आपको मैं ये बता दूं, क्योंकि इनकी डिटेल्स आप देखेंगे सेक्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, लेकिन ये की पॉइंट्स के हम लोग एमसीक्यू उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखना चाह रहे हैं, वो हम लोग देखने वो हम लोगों ने ये याद रखना है, ओके। उसके बाद आ जाती है कि एक इम्पोर्टर या होल सेलर या अगर इंटेंडेंट ने रजिस्टर होना है तो उसकी कंडीशन भी फेडरल गवर्नमेंट बताती है। जो वारंटी का फॉर्म है वो भी फेडरल गवर्नमेंट करती है। ऑफेंसेस क्या होंगे और उन पे कौन कौन सी जो है वो दफात लगती हैं, ठीक है ना, वो भी फेडरल गवर्नमेंट बताएगी। और किस कंडीशन में ड्रग जो है वो कब्जे में लिया जाएगा, फॉरफीचर्ड होगा, वो भी फेडरल गवर्नमेंट बताएगी। फिर इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन या प्रोसीजर फेडरल इंस्पेक्टर के लिए क्या प्रोसीजर होगा और उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और फेडरल इंस्पेक्टर जो है वो सबमिट करेगा सैंपल किस तरह से सबमिट करेगा, क्या प्रोसीजर होगा, किस फॉर्म पे करेगा, कौन से लैब्स में करेगा और उनकी फीसिस क्या होंगी, मतलब वो सब कुछ
फेडरल गवर्नमेंट बता रही है, क्योंकि फेडरल इंस्पेक्टर की बात हो रही है। फिर प्राइजेस को जो है फेडरल गवर्नमेंट देखेगी। एडवर्टाइजमेंट जो ड्रग्स की होती है वो भी फेडरल गवर्नमेंट देखती है। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंडीशन, ऐसे ड्रग्स की जो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आ रहे हैं या एग्जामिनेशन के लिए आ रहे हैं या कोई बंदा अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर आ रहा है, उसको भी फेडरल गवर्नमेंट उसकी कंडीशन बताती है। इसके अलावा कोई भी दूसरा मैटर जो वो है वो फेडरल गवर्नमेंट डील करती है। इसके अलावा प्रिस्क्राइब करती है एविडेंस एंड द प्रोसीजर फॉर द कस्टम एंड द स्टोरेज, मतलब कस्टम के लिए जो भी होगा वो फेडरल गवर्नमेंट देखेगी, कस्टम के जो लॉज होंगे वो फेडरल गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट के क्या रोल्स हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे फेडरल गवर्नमेंट अपनी लैब्स बनाती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपनी लैब्स बनाएगी, अपने जो वो क्वालिफिकेशन और प्रोसीजर डिसाइड करेगी कि इंस्पेक्टर किसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और वो किस प्रोसीजर के लिहाज से वो क्या काम करेगा, क्या पावर्स होंगे उसके पास, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद अपना डिसाइड करेगी। ठीक है ना। वो फॉर्म क्या होगा गवर्नमेंट एनालिस्ट का, और गवर्नमेंट एनालिस्ट का क्या प्रोसीजर होगा ये फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है ना। फिर कंडीशन किसी भी ड्रग की सेल्स की, क्योंकि सेल्स को प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखती है, सेल्स की स्टोरेज की डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी। फिर इसके अलावा ऑफेंसेस जो हैं वो कुछ जो उसके अपने अंडर में आएंगे उसमें जो है वो ऑफेंसेस को देखेगी। कॉन्फिस्केशन या डिस्ट्रक्शन अगर करना होगा किसी भी अडल्टर ड्रग की, किस तरह से डिस्ट्रक्शन करनी है, अगर काफ़ी बड़ा सैंपल मिला, काफ़ी ज़्यादा सिरप्स मिले ऐसे जो कॉन्ट्राविन कर रहे हैं आपके किसी भी लॉस को या लिमिटेशंस को, तो उनकी किस तरह से डिस्ट्रक्शन करनी है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी। फिर जो लाइसेंस होगा सेल के लिए, ठीक है ना, कंडीशन होंगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी। और पीक्यूसीबी का जो प्रोसीजर होगा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है ना, कि पीक्यूसीबी के मेंबर्स क्या होंगे, उनका टेन्योर क्या होगा, वो सब कुछ जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी। ठीक हो गया हमारे पास ये बात। ओके तो ये कंपैरिजन है सारे सेक्शंस का ड्रग एक्ट के 1976 के और ड्रैफ्ट 2012 का। अच्छा यहाँ पर डेज भी मेंशन है, 11 मई है 1976 का, और ड्रैफ्ट का क्या है 13 नवंबर है, और ये ड्रैफ्ट एक्ट क्या है 2012 है ऑफ 21 ऑफ 2012। ठीक है ना। तो ये सारे सेक्शंस हैं। ठीक हो गया। तो ये सारे सेक्शंस का ना मैंने एक कंपैरिजन सा बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि सेक्शन अक्सर भूल जाते हैं कि किसका कौन सा सेक्शन था। और जो मैंने हाईलाइट किए हुए ना ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ड्रैफ्ट को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में। अभी हम लोग जो है वो ड्रग एक्ट 1976 को देख रहे हैं, तो इसके इंपॉर्टेंट हम लोग सेक्शंस देख लेते हैं। जो सेक्शन 5 है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग है। ठीक है ना, कौन करता है सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड, तो ये कौन सा है सेक्शन 5 है। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग है, ठीक है ना, तो वो सेक्शन 7 है। मतलब रजिस्ट्रेशन बोर्ड, आप लोग ये भी कह सकते हो कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड किस सेक्शन के अकॉर्डिंग बनता है, सेक्शन 7 के। सीएलबी किसके अकॉर्डिंग बनता है, सेक्शन 5 के। एपीलेट बोर्ड का सेक्शन क्या है, सेक्शन 9 है। पीक्यूसीबी का 11 है। पावर्स टू फिक्स द मैक्सिमम प्राइजेस वो 12 है। गवर्नमेंट एनालिस्ट का सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 16 है। इंस्पेक्टर का 17 है। इसकी पावर्स का जो है इंस्पेक्टर 18 है, और प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्टर 19 है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, 22 सेक्शन होता है। फिर एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन कौन सा, सेक्शन 24 है। पेनल्टीज का मैंने आपको बताया सेक्शन 27 है। इसी तरह आ जाता है हमारे पास 4 फीचर जो ड्रग्स का होता है, मतलब अगर कोई ड्रग्स कब्जे में लेना है तो वो 29 है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस जो है वो 30 है। ड्रग कोड जो बहुत इंपॉर्टेंट है 31 है। फिर प्लीज जो होते हैं, मतलब जो आप करते हो प्ली करते हो, ठीक है, वो 32 का सेक्शन होता है। फिर इसके अलावा पावर्स टू एग्जाम्पशन की जो पावर है वो 36 की है। इंडेमनिटी जो है वो 38 में आता है। कैंसलेशन ऑफ द लाइसेंस या सस्पेंशन ऑफ द लाइसेंस किसके अकॉर्डिंग होता है, 41 के अकॉर्डिंग होता है। फिर कैंसलेशन और द सस्पेंशन ऑफ द लाइसेंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग 42 के अकॉर्डिंग। जो पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट 43 है, पावर्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट 44 है, एंड रिपेल ऑफ द सेविंग 45 है। तो ये कुछ सेक्शन इनके मैंने खास तौर पे नाम लिए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्योंकि पढ़ेंगे ड्रैफ्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, ड्रैफ्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि पेनल्टीज, ड्रग एक्ट की पेनल्टीज में क्या फ़र्क है, नारकोटिक्स जो एक्ट है उसकी पेनल्टीज में क्या फ़र्क है, और ड्रैग की पेनल्टीज में क्या फ़र्क है, तो आपने इस कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर ड्रैग के बारे में होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग ड्रैग में कवर करेंगे। उससे पहले अगर पेनल्टीज़ को आप लोग कंपैरिजन पढ़ना चाहते हैं तो आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना, या फेसबुक पेज के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करना है, और कोशिश करें कि ये जो की पॉइंट्स हैं ये हमेशा अपने माइंड में रखें, जो सेक्शंस हैं वो हमेशा अपने माइंड में रखें। खासतौर पे जो इंस्पेक्टर का जो सेक्शन है, इसमें जो इंस्पेक्टर में जो इसकी पावर्स है ना 918 के अंदर, ये सारी पावर्स खासतौर पे F2J पावर्स जो है वो आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि F2J पावर्स कौन सी हैं। जो ड्रग एक्ट की जो डेफिनेशन है, इसमें जो ड्रग की डेफिनेशन है ना कि ड्रग क्या चीज़ होती है, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखनी है कि क्या ड्रग में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें ड्रग में आती हैं। ठीक है,
तो आपने इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आपने। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।